धोखा दिया जा रहा था। साहबुद्दीन साहब उम्मीद में थे कि अब आरजेडी कुछ अच्छा करे, अब आरजेडी कुछ अच्छा करे, अब आरजेडी कुछ अच्छा करे, लेकिन आरजेडी ने जो किया वो तो इतिहास सिवान के पन्नों पे लिखा जरूर जाएगा ना कि ये लोग जो है ना हिना साहब के जनाधार को खत्म कर देने की कोशिश में लगा हुआ है करते हैं। और इतना बड़ा चेहरा जो बिहार की मांग है उनको नहीं भेजने का आखिर क्या कारण है? 2015 में मुसलमान कहते हैं कि बच्चा पढ़े सबसे खराब आदमी है, इनको इनका नेतागिरी करने नहीं आता है, बोलने नहीं आता, बहुत सारे बातें हैं। और देखिए ये पैसे लेके आते हैं वही मुसलमान सब और बोलते हैं कि इनको वोट देखिए कितने कम। आप बताइए कि कमजोर है या मजबूत है? अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में। मेरा नाम है फहीम खान। बिहार में इन दिनों हिना साहब का नाम चर्चा का विषय बना हुआ था कि राजद परिवार के तरफ से यानी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से 2 सीट जो राज्यसभा के लिए है, जिसमें एक मीसा भारती तो दूसरा हिना साहब का नाम सामने आने की बात हो रही थी। शहाबुद्दीन समर्थक जो थे वो सिवान सहित पूरे बिहार के समर्थक ये उम्मीद, ये टकटकी लगाए बैठे थे कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा। उम्मीदें कई तरह से थी, लेकिन उम्मीद टूटते गया और राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ ही शहाबुद्दीन समर्थक जो हैं वो एक हाई लेवल की मीटिंग किए और फिर हिना साहब से मुलाकात कर हिना साहब से कार्यकर्ताओं ने अपील किया है कि आप राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दीजिए। हालांकि 2 सीटों पे बातचीत हो रही थी, एक पे मीसा भारती तो दूसरे पे फैयाज अहमद की नाम सामने आया और आज उन लोगों ने नामांकन भी किया है। खैर हमारे साथ कैफ उर्फ बंटी हैं जो कि रघुनाथपुर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, भी पहुंचे। ये देखना बड़ा दिलचस्प हुआ क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ वहां चुनाव लड़ रहे थे। यानी ऐसे कह लें कि राष्ट्रीय जनता दल से हरिशंकर यादव तो ये वहां निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, अपना भाग आजमा रहे थे। लेकिन आज जब उस मीटिंग में पहुंचे तो लोग देखते रह गए आखिर क्या कुछ वजह थी। सबसे पहले कैफ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फहीम जी। सबसे पहले ये सवाल कि आज अचानक आप उस मीटिंग में पहुंचे क्या कुछ? देखिए ये अचानक नहीं था, ये समझने वाली बात है कि हमने माइनॉरिटी की बात करते हैं और हमारे हिना साहब के परिवार जो है वो माइनॉरिटी से ही आता है। तो मैं ये अचानक नहीं, एक पूरी तरह से ऑलरेडी आप भी अगर आप आवाज़ उठाइएगा तो मैं आपके भी पीछे जाऊंगा और बेबाकी से अपने बातों को और आपके पक्ष पे बात रखूंगा। तो ये कुछ नया नहीं है। मैं आरजेडी के साथ नहीं था, मैं आरजेडी के साथ नहीं था, आरजेडी के बैनर के साथ नहीं था, आरजेडी के कोई झंडे के साथ नहीं था। मैं निर्दलीय, जैसे वहाँ पे आप जैसे निर्दलीय प्रत्याशी बोले, मैं भी इंडिविजुअली गया था, मुझे भी आमंत्रण मिला था जाने के लिए और मैं गया क्योंकि हमारे माइनॉरिटी के लोग को ये बात समझाने गया था और बताने गया था कि हम माइनॉरिटी के लोग कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, हमारी हालात क्या है, हमें हालात किस कदर खराब हो चुकी है, ये बात मैं बताने और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैं वहां गया और मुझे जाना भी चाहिए था। मैंने अपने समर्थकों से बात भी किया था, तब मैं वहां गया। अच्छा, जिस तरह से उम्मीद लगाया जा रहा था कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार से यानी उनकी पत्नी जो है हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा, इस तरह की उम्मीद लगाए तमाम जो शहाबुद्दीन समर्थक हैं, शहाबुद्दीन समर्थक लगाए बैठे थे, लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ। क्या कहीं ना कहीं राजद परिवार शहाबुद्दीन साहब के परिवार को एक मोहरा बना के रखा है? देखिए मैं पहले भी बोल चुका था कि हिना साहब 100% राज्यसभा नहीं जाएंगी। उसका कारण भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं क्यों इतने ओवर कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा था, इसलिए कह रहा था कि उन्हें मालूम है शहाबुद्दीन साहब को रोकने का काम किसने किया। जदयू की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। 15 साल से उन्हीं के सरकार में उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उन्हें रोकने का काम करके उनको रोक के लोगों का सेम्पेतु जागरूक करने के लिए। यानी ये चीज आप लोग को पहले से भी पता होगा कि शहाबुद्दीन साहब को धोखा दिया जा रहा है? धोखा दिया जा रहा था। शहाबुद्दीन साहब उम्मीद में थे कि अब आरजेडी कुछ अच्छा करे, अब आरजेडी कुछ अच्छा करे, अब आरजेडी कुछ अच्छा करे, लेकिन आरजेडी ने जो किया वो तो इतिहास सिवान के पन्नों पे लिखा जरूर जाएगा उनके साथ क्या किया। तो वो एक दौर था और उन्होंने ही आरजेडी को फाउंडर का काम किया, लेकिन उन्होंने कभी फाउंडर समझा नहीं। एक आप देखिए अभी वर्तमान का राजनीति ये कह रहा है कि कोई भी पार्टी में कोई भी लोग जो होगा माइनॉरिटी के लोग, मजबूत लोग को भेजा जाए, कमजोर लोग को लेके आया कि मेरे अंडर में रहे, एकजुट की बात ना करें, बिहार को समेटने की बात करें, बिहार में अपना परचम ना लहराएं। इसलिए फैयाज अहमद को भेजा गया। हम तो जानते नहीं थे, आपके माध्यम से जाने
कि मधुबनी से कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इतना बड़ा चेहरा जो बिहार की मांग है उनको नहीं भेजने का आखिर क्या कारण है? एक तरफ अवध बिहारी चौधरी बीजेपी का झंडा नहीं लेके सारा झंडा का प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने एक हम लोगों को बोला था कि उन लोगों का वोट नहीं चाहिए। देखिए उनका रणनीति कितना जबरदस्त निकला था। उसके बाद वो आए और पार्टी में फिर उनका भी स्वागत 2015 में वो जब विरोध में चुनाव लड़ रहे 2015 में जब विरोध में चुनाव जब लड़ रहे थे, उनका स्टैंड क्या था? उनका स्टैंड था कि माइनॉरिटी का वोट हमको नहीं चाहिए। उन्होंने नारा भी दिया और भगवा पगड़ी भी पहना। उसके बावजूद भी हम मुसलमान के लोग उन्हें सादर आदर उनको हमारे शहाबुद्दीन साहब स्वागत किए, उनको अपने पार्टी में लाया। पार्टी तो उनको निकाल चुकी थी, उनको तो बर्खास्त कर चुकी थी। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? और वो इतने बड़े धोखेबाज निकलने का काम कर रहे हैं वो कि उन्होंने आज कैसे धोखेबाज निकलने का काम? ऐसा तो सामने नहीं, आप ये कह रहे होंगे कि इस मीटिंग में वो मौजूद नहीं हुए। इस मीटिंग में कौन सी मीटिंग में वो रहते हैं जहां हमारे साहब की बात हो, साहब के घर के बढ़ने की बात हो? एक मीटिंग बताइए आप। देखिए उन्होंने वो अपना समझ चुके हैं, वो अपना स्टैंड तैयार कर रहे हैं 2024 का। एक क्लियर है कि वो अपना स्टैंड तैयार कर रहे हैं। इसीलिए इस मीटिंग में नहीं, ये मीटिंग नहीं थी भाई, ये तो लोगों का आक्रोश था। लोगों ने अपने लोगों का ये जनसभा था कि जल्द से जल्द पहुंच के इस निर्णय को लेकर। अब बताता हूं मैं कि क्यों उनके साथ खड़े नहीं है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको क्लियर जानकारी हुई। आरजेडी उनको निकाल दी थी, आरजेडी में स्वागत हुआ। उसके बाद से आज तक कभी उन्होंने माइनॉरिटी की बात की? जब माइनॉरिटी की बात नहीं करते तो शहाबुद्दीन साहब कहाँ से बात करेंगे? ये आप समझिए। दूसरी बात कि लालू प्रसाद से परिवार का उनका अच्छा संबंध होने के बावजूद, और वहां पे शायद किसी चीज में वो अध्यक्ष हैं, शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड में है या फिर किसी बोर्ड में वो अध्यक्ष हैं, हम कॉन्फर्मेशन नहीं बता रहे हैं। इतने बड़े बोर्ड में होके, लालू यादव के करीबी होके, आखिर क्या कारण रहा कि वो राज्यसभा नहीं जा रही है? इसको लेकर के वो तो दिल्ली भी पहुंचे थे ना, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की उन्होंने। दिल्ली लोग घूमने भी जाता है, दिल्ली उनका परिवार भी रहता होगा, कुछ काम भी होते होंगे, बहुत सारा काम है। आपने देखने गया था, आपने जो बोला, तो ये बात उनके मुंह से कभी आपने सुना? मीडिया के सामने कभी वो खुल कर बोले कि अगर हमारी हिना साहब राज्यसभा नहीं जाती हैं तो हम ये स्टैंड क्लियर करेंगे? कभी सुना आपने? उनका ट्विटर आज आया है कि फेसबुक पर आया हुआ है, ट्विटर पे तो मुबारकबाद दे रहे हैं। एक बात तो कन्फर्म हो गया, वो राजनीति कर रहे हैं हम लोग के साथ कहीं भी खड़े नहीं है। और ये देखिए क्या विडंबना है हमारे माइनॉरिटी के लोगों को कि उनका विधानसभा अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया जाता है और वो सब लोग खुशी खुशी कर देते हैं। वहां से एक विधानसभा अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट करना, ये साफ जाहिर होता है कि हम लोगों को अलग अलग करके हमारी जो जनाधार है उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये काम अगर वो विधानसभा का जो नॉमिनेट का बात करते हैं, बताइए कि अगर वो व्यक्ति कितना वो मजबूत व्यक्ति होगा जिसको विधानसभा के अध्यक्ष का दावेदार बताया जा रहा है, और वो व्यक्ति की बातों को कोई तरजीह नहीं। ऐसा हो सकता है, आप मान सकते हैं, ये बेवकूफ़। देखिए 2020 से ही तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को नीचे करना काम करे, और मुसलमानों में सिवान का जो जनाधार है, जो शहाबुद्दीन साहब के पीछे जो जनाधार है, उसे ख़त्म करने का काम शुरू कर दिया था। मैं वही बात को पकड़ के मैं आपको बता रहा हूँ। 6 विधानसभा में टिकट बिना शहाबुद्दीन साहब के परिवार से पूछे दिए। वो पहले मेरी बात को समझिए, बिना। और ऐसी परिस्थिति लेके आ रहा है कि आप जाएंगे कहाँ? आपसे बिना पूछे हम काम करेंगे और आपको बीजेपी का डर दिखाएंगे, और उसका डर दिखा के आपको फिर वही जगह खड़ा कर देंगे कि आप सिर्फ गिवन द ऑर्डर लीजिए, गिवन द ऑर्डर दीजिए मत। वो काम करने का 2020 से शुरू कर दिया। जैसे बता रहा हूँ, 3 माले का टिकट मिला तो पार्टी बेसिस में होता है भाई मेरे, 3 चला गया, चौथा सीधा कांग्रेस का, वो भी पार्टी से 4 टिकट का कोई मतलब ही नहीं है। और बिहारी का टिकट कट जाएगा, जो विधानसभा का अध्यक्ष का प्रत्याशी होता है, आपको लगता है? 5 हो गया। हरिशंकर यादव से बिलोंग करते हैं, उनका टिकट कट जाता। मैं तो बोला भी था, अगर हिना मैडम अगर कोई भी माइनॉरिटी के लोग आता, मैं नहीं लड़ता चुनाव। पहले मेरी जोड़ी है, कितना हुआ? 4, 1, 5। बच्चा पाणे जब पंडित जी को लेके आना था तो लीलावती गिरी वो क्या खराब थी? वो खराब थी, पूर्ण रूप से कार्यकर्ता एकदम अपने आप को समर्पित कर, उनको भी तो लाया जा सकता।
कोई बात उनको सुना ही नहीं जा रहा। साहबुद्दीन साहब के परिवार को बात को सुना नहीं जा रहा, उनके जनाधार को घसका के उन्हें ख़त्म करने का काम किया जा रहा है कि फिर से जब हम लोग जो पिछलग्गू जो अभी तक चले आ रहे हैं पूर्ण रूप से और पिछलग्गू का काम होने का काम हो जाए। कैफ जी, चुनाव की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पे महागठबंधन का कब्जा रहा और मैडम हिना साहब लगातार लोगों के लिए जो है कि जनसंपर्क कर रही थी, डोर टू डोर जाकर के कैंपेन कर रही थी। यहाँ तक कि रघुनाथपुर की बात की जाए तो रघुनाथपुर के जो प्रत्याशी थे राजद से, उनका पूरा विरोध था, लेकिन जब मैडम जहां जाती थी लोग एकजुट होकर के वोट किए। जब 6 विधायक हिना साहब जिता सकती हैं, 6 विधायक के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर सकती हैं, जनसंपर्क कर सकती हैं, तो ये आखिर 6 विधायक अगर चाहते तो क्या राज्यसभा नहीं भेज सकते? राज्यसभा से अगर 4 विधायक आज के डेट में अगर इस्तीफा देते तो कोई नहीं बनता, हिना साहब छोड़ के स्टैंड किलर करते। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ ना कि ये लोग जो है ना हिना साहब के जनाधार को ख़त्म कर देने की कोशिश में लगा हुआ है और उसमें वो सफल दिख रहा है। आरजेडी साहबुद्दीन साहब को अंदर भेज के और लगातार 16 साल से जेल में रख के सारा उनका सिस्टम जो है लोगों के सामने है। फिर 2020 में चुनाव होता है, विधानसभा बिना पूछे टिकट का वितरण होता है, खिलाफत होता है, फिर मजबूरी में मनाया जाता है, समझाया जाता है, हाथ जुड़ जैसे भी हो। मनाने के बाद अब बच्चा पाले तो अब देखिए क्या विडम्बना है, क्या गजब करिश्मा है यहाँ के मुसलमानों का कि पिछले 2015 में मुसलमान कहते हैं कि बच्चा पाले सबसे खराब आदमी है, इनका नेतागिरी करने नहीं आता है, बोलने नहीं आता, बहुत सारे बातें हैं। और देखिए ये पैसे लेके आते हैं, वही मुसलमान सब और बोलते हैं कि इनको वोट देखिए कितने कम। आप बताइए कि कमजोर है या मजबूत है? ये सारा असल कमजोर है और यही तोड़ने का इनके दिल में डर जरा सी भी नहीं है कि अगर हिना साहब के पीछे हो या नहीं हो, टिकट लेके आएंगे, हिना से ऊपर के लोग हैं मनाएंगे, फिर इन्हें अपने पीछे लेंगे। यहाँ पे हिना साहब को स्टैंड किलर करना पड़ेगा। इतना मेहनत करती है को मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हिना साहब को स्टैंड किलर करना पड़ेगा, वरना उनका जनाधार धीरे धीरे अब घसकने का काम शुरू जो प्लान किया है, ये ऐसा किया जा रहा है, उसमें वो धीरे धीरे फंसती नजर आ रही है। कैफ जी, अगर ऐसा रहा तो फिर लोकसभा चुनाव का जब वक्त आएगा तो उस वक्त भी टिकट काटा जा सकता है? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। जब हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, हमारा ख्याल रखता ही नहीं है, तो फिर टिकट तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आप पूर्व प्रत्याशी कौन कौन लोग थे जो अभी डाल रहे हैं कि 2024 में ये होना चाहिए, 2024 में वो होना चाहिए, 2024 में ये होना चाहिए? एक बात हमको बताइए आप, क्या लालू यादव चुनाव नहीं हारे हैं? मीसा भारती चुनाव नहीं हारी हैं? राबड़ी देवी चुनाव नहीं हारे हैं? सब लोग चुनाव हारा है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं राबड़ी देवी, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा उनका बेटा, उनसे ज़्यादा पढ़ा उनका बड़ा बेटा। मतलब ऐसे लोग सदन में जाएं जिन्हें अपने परिवारवाद की फिक्र है, जिन्हें अपनी जात की फिक्र है, और जो हमारा जो स्टैंड है, जो हमारे जो लोग हैं उनमें ना जाए। मतलब आप धीरे 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 धीरे, वो एक तिरंगा फिल्म का डायलॉग है कि लोगों को ऐसा बना दो कि वो महंगाई वाला काम में जूते रहें, अपने में फंसे रहें, अपने में लड़ते रहें, उन्हें विचार ना हो कि वो सदन की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें। ये दिमाग में उन लोगों का चल रहा है और इसी स्ट्रेटजी के साथ, इसी स्टैंड के साथ आरजेडी काम कर रही है। और दिन मुसलमानों का, मिनोरिटी के लोगों का खराब होने वाला है, और खराब होने वाला। अभी वक्त है, आपको हम बता दे रहे हैं कि अभी एकदम वक्त है स्टैंड क्लियर। आरजेडी को जब मन करेगा जदयू से मिल सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं मिल सकते हैं? जरूर। हमारे अब्बा का पार्टी है गाई है, हमारे दादा बोल के गए थे कि बेटा मर जाना, लेकर आरजेडी मत छोड़ना, छोड़ देना नहीं, हटा के फेंक देना। हम लोग सिर्फ एक ही पार्टी के पीछे भागते हैं, सिर्फ एक पार्टी के, ईमान वाले के साथ, अच्छाइयों के साथ, बराबरी वालों के साथ, एक साथ चलने वाले के साथ, उसी के साथ। और हमारे नज़र में अब ये स्टैंड किलर होना चाहिए। हिना साहब को एकदम साफ तौर पे स्टैंड किलर करना चाहिए, तो अभी उनका जनाधार बचा रहेगा। कैफ जी, आखिरी में एक सवाल की, आज आप लोगों ने एक मीटिंग रखा, हाई लेवल की मीटिंग हुई, मैडम हिना साहब से मुलाकात हुई, मीडिया वालों से जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जो चाहेंगे वो हम करेंगे, पूरे बिहार के अवाम जो हमारे चाहने वाले हैं वो जो उनकी ख्वाहिश होगी वो हम करेंगे। तो आप लोग तो अपनी बात रख रहे हैं, क्या लग रहा है मैडम जो है वो कुछ निर्णय लेंगी या फिर राजद में ही रह जाएंगी? क्या बहुत मुश्किल है कि मतलब उनके स्टेटमेंट से मुझे नहीं लग रहा कि वो आरजेडी का कुछ होने वाला है।
लेकिन देखिए वो रहे या नहीं रहे, उनका साथ रहे, साथ दे या नहीं दे, मैं आरजेडी के खिलाफ हूँ, मैं आरजेडी के खिलाफ रहूँगा भी जब तक हमको हक नहीं मिलेगा, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा। राज्यसभा की जाने की बात यहाँ हो रही थी तो वो तो ख़त्म हो चुकी। अब 24 का चुनाव है, अगर उसमें भी स्टैंड क्लियर नहीं करेंगी तो आने वाला भारी नुकसान होगा मिnority के लोगों को, कुछ ना कुछ, क्योंकि सामने बहुत बड़ा इलेक्शन है, यहाँ पे स्टैंड क्लियर करना ही पड़ेगा। जब ऑलरेडी महागठबंधन लालू प्रसाद यादव जाके नीतीश कुमार से मिल सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तेज प्रताप यादव बोले कि घर की वापसी, चाचा जी, बेटा जी, इफ्तार पार्टी ये तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं जदयू में अपना स्टैंड क्लियर करके ऊपर के नेताओं से। और इनका इतना परचम, इतना इनका मजबूती है कि इनको तो खुद जाके बात करके अपना स्टैंड क्लियर करें। मुसलमानों के 17 साल में क्या परेशानी हुई है इस सरकार में, आप क्लियर बताइए ना हमको, कहीं परेशानी नहीं दिख रही। तो अजान का मामला हुआ, नीतीश कुमार जी ने सारे तौर पे खारिज कर दी। तो ये जब सवाल जब आएगा, जब चीज़ें आएंगी तो हिना साहब को स्टैंड क्लियर करना ही पड़ेगा, वरना आने वाला दिन जो होगा बहुत ही मिnority के लोगों के लिए बहुत असहाय और मजबूर होगा। कैफ जी, आप स्टेज पे बैठे हुए थे और वहां मंच पे ये बात हो रही थी कि जदयू से ऑफर मिला था शहाबुद्दीन साहब को, लेकिन शहाबुद्दीन साहब नहीं गए। इस तरह से बात सिवान सदर प्रखंड के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं संजय जी, वो कह रहे थे कि उनको ऑफर मिला और वो नहीं गए। अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिए राजद के लिए, राजद परिवार के लिए, और डटे बने रहे। लेकिन राजद परिवार कहीं ना कहीं एक मोहरा बना करके शहाबुद्दीन परिवार को रखा है, क्या लगता है? और एक आखिरी सवाल ये भी साथ साथ कि विधानसभा जब चुनाव होता है तो तमाम प्रत्याशियों को जिताने में अहम भूमिका निभाती हैं हिना साहब या शहाबुद्दीन समर्थक जो भी रहते हैं, लेकिन वही लोकसभा जब चुनाव होता है तो मैडम हार जाती हैं। आखिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं? फिर कहीं नहीं जाते हैं, वो लोग वहीं रहते हैं, वो एक साइलेंट हो जाते हैं। वो साइलेंट हो के उन्हें क्या फिक्र पकड़ी, जब हम अपने को सुधारेंगे वो खुद सुधर जाएंगे। जब हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे और हम अपनी बातों को बेबाकी से रखने का जो काम करेंगे कि भाई अगर हमारे साथ हमारी पार्टी अभी नहीं खड़ी, जैसे राज्यसभा आपको तो मौका मिला है ना कि राज्यसभा नहीं भेजा, अब तो मौका की तलाश भी, मौका आपको दे दिया राष्ट्रीय जनता दल ने। उन्हें बताएं कि हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत क्या है। जब तक हम अपनी ताकत को अगर नहीं, देखिए बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, बच्चा अपनी ताकत दिखाता है कि हम रोएंगे तभी, बच्चा नहीं रोएगा तो दूध नहीं मिलेगा। तो हमारे भी यही होना चाहिए कि ये ताकत होनी चाहिए कि हम जब आक्रोश में है तो पार्टी को चेंज कर देना चाहिए, पार्टी को बदलाव की जरूरत है। पार्टी में कोई भी हमारे नज़र से मतलब मुसलमानों का कदर बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए अगर भेजना रहता, देखिए कितना बड़ा चालाकी काम किया आरजेडी ने। मान के चलिए कि हिना साहब को नहीं भेजा और भेजा भी नहीं, मान के क्या चलिए तो खत्म कर कैफ जी, आपको हम यहाँ रोके नहीं भेजा, अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेजा, वरिष्ठ नेता थे, अच्छे प्रवक्ता भी थे, सब थे, क्यों नहीं? आखिर यहाँ पे फयाज को लाने का क्या मतलब है? फयाज को लाने का क्या मतलब है? फयाज को लाने का मतलब यही है कि वो एक दूसरा स्टैंड तैयार कर रहा है और इनको डाउनफॉल कर रहा है, इनको नीचे करने का काम शुरू कर दिया है और दूसरा नेता को बनाने का काम किया। मतलब आप आपसे में उलझे रहे, एक दूसरे को शिकायत करते रहे, एक दूसरे को कमजोरी बताते रहे और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। जब तेजस्वी यादव लंदन जा रहे थे अपनी पत्नी को लेकर के, तो मीडिया के सवालों पे उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो चाहते तो मैडम हिना साहब के लिए अपने जो पिताजी हैं लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो है, उनसे तो बातचीत भी कर सकते थे। शुरू से जब शहाबुद्दीन साहब जब हयात थे तो उनका पर काटने का काम लालू यादव किए। अब इनके बेटा शहाबुद्दीन साहब की जो वाइफ है मोहतरमा, उनका पर काटने का काम ये शुरू कर दिए हैं। मतलब इन लोग ये जनरेशन चलाया हुआ है कि मजबूत लोगों को नहीं मजबूत करना है, कमजोर को मजबूत करा के अपना एक वो पट्टा डाल के रखने वाला। तो ये पट्टा डाल के काम रखने वाला यहाँ नहीं होने वाला है। हमको पूरा यकीन है कि शहाबुद्दीन साहब की परिवार बहुत फाइटर है और बहुत मजबूत परिवार है। एकदम 100% मुझे उम्मीद है कि ये बदलाव होगी, उनको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे एक कि यही कैफ उर्फ बंटी विधानसभा के चुनाव में हिना साहब के खिलाफ बात करते थे, लेकिन आज यही कैफ उर्फ बंटी हिना साहब के पक्ष की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी की पक्ष की बात कर रहे हैं आप,
और उनके आवास पे पहुंचे हुए थे, बेबाकी से मीडिया वालों से आप बात कर रहे थे। पहले भी मैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे दिमाग चेंज कभी नहीं हुआ। मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि मेरी लड़ाई आरजेडी से है, हक मान की है। 8 विधानसभा में कि कम से कम 2 सीट मिलना चाहिए, और इसी वजह से मैंने इलेक्शन में अपना पैर आगे बढ़ाया, और मैं कभी उनसे अलग था ही नहीं। जब मैं आपसे तो पहले भी कह चुका हूं ना कि मैं तो चुनाव लड़ा था सलाउद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब के कहने पर, उनसे पूछ के। तो मैं अलग कहां से, मैं मेरे भाई, और जब मेरी माँ विधानसभा का चुनाव आप ओसामा साहब से पूछ के लड़े थे मेरे और भाई। उनकी अम्मी जो थी, उनकी माँ जो थी, वो किसी दूसरे के लिए मेरी कैंपेन। बात सुनिए ना, मेरी बात मेरे खत्म नहीं हुई ये बात। दूसरा चीज ये, और जब मेरी माता श्री जब लड़ी 2017 में चुनाव, तो उस वक्त मैंने सलाउद्दीन साहब से पूछ के लड़ा था। तो मैं अपना काम बखूबी करते आ रहा हूं, मैं कहीं गड़बड़ नहीं हूं, और आज भी उनके साथ खड़ा हूं। वो आरजेडी के साथ खड़ी रहेंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं साथ खड़ा रहूंगा। जो अकेले रहेंगी, मोहम्मद कैफ अकेले जाके सट जाएगा, अकेले उनके साथ, उनके पीछे खड़ा रहेगा, दम खम से खड़ा रहेगा। और याद रखिएगा, वो चाहे कितना भी हो जाए, मैं सलाउद्दीन साहब के साथ खड़ा हूं और उनके हर दुख सुख में खड़ा हूं। लेकिन मैं आरजेडी के साथ वो रहेंगी तो मैं उनके साथ में नहीं जाऊंगा, उनके पार्टी में नहीं जाऊंगा। वो जहां अकेले जाएंगी, मैं वो अकेले खड़ूंगा। और मैं कभी भी, याद रखिएगा, मेरी मांग वही है, और आज भी है, कल भी वही रहेगा। हम मिनोरिटी के लोगों को हक कब मिलेगा, हमारी बात। राजद से आपको इतनी नाराजगी क्यों है कि मैडम अगर राजद के साथ रहेंगी तो आप उनके साथ नहीं रहेंगे, किसी अन्य पार्टी में जाएंगी, या फिर वो अलग अपनी पार्टी बनाएंगे तो उनके साथ आप जाकर के खड़े होंगे? राजद से इतनी नाराजगी आपको क्यों है? खासतौर में विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ज्यादा ही नाराजगी आपके अंदर दिखती है राजद। आज जो इतने बड़ी जो बात हो रही है, वो मोहम्मद कैफ की नाराजगी की बात नहीं हो रही है, ओसामा साहब की या फिर हिना साहब की नाराजगी की बात नहीं हो रही। पूरी जनता का क्रोध किस पे है, किसके खिलाफ है? मैं तो पहले से आरजेडी के खिलाफ बोल रहा था। आखिर वो दिन आ गया, वो शुभ घड़ी आ गई। आरजेडी के खिलाफ जो लोग एकदम आरजेडी के अंधे बने थे, वो अब समझ गए कि आरजेडी का क्या स्टैंड है, आरजेडी कहाँ लेके हम लोग को जा रही है, आरजेडी हम लोगों के साथ कितनी खड़ी है, और आरजेडी की मानसिकता क्या है, यहाँ के 6 विधायक की मानसिकता क्या है। एक बात तो क्लियर हो गया ना कि वो जो 6 विधायक जो यहाँ पे थे, उनका तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो लोग मिनोरिटी के साथ खड़े नहीं है। मेरे भाई, आप मेरी बात को गौर कीजिएगा कि आज स्टैंड क्लियर हो गया कि 6 विधायक जो माननीय जो विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम लोग माइनॉरिटी के साथ बिल्कुल नहीं खड़े। ऐसा क्यों? अब तो उनकी वो समझ है। मुझे तो अगर हमारे साथ, अगर मैडम के साथ खड़े तो वो जरूर उनके साथ आज दिखते, उनके घर दिखते, रोड पे दिखते, लोगों के बीच में दिखते, और बेबाकी से बात को वो रख कर बताते कि अगर हिना साहब नहीं जाएंगी, हिना साहब अगर नहीं पहुंचती हैं तो हम लोग इस्तीफा देंगे। इस्तीफा तो छोड़िए, अपनी बात दो वर्ड भी तो बोल सकते थे पार्टी के खिलाफ, लोगों के खिलाफ। यहाँ के जो स्थिति है, यहाँ के जो जनता का जो आक्रोश है, वो तो बता सकते थे। स्टैंड क्लियर हो गया यहाँ पे मेरे भाई। जगो मेरे सिवान, मजबूर नहीं मजबूत बनो, वरना देखो ऐसे 6 विधायक रहेंगे तो हम लोग के साथ कहीं अगर अपना विधायक होता, अगर हमारे बीच का विधायक होता तो निश्चित तौर पे जरूर आता, नहीं ईंट से ईंट बजा देता और अपना इस्तीफा अपने पैकेट में लेके घूमता, या तो राज्यसभा भेजता, नहीं तो इस्तीफा देता। जब जनता ही बनाती है, वो तो बनाते नहीं है ना, देते, फिर चुनाव लड़ते, फिर जीत के जाते। इसमें घबराने की कौन सी बात है? स्टैंड क्लियर हो गया यहाँ पे। सिवान की जनता ने और सिवान की जनता आवाम ने आज देख लिया कि 6 जो विधायक हैं पूर्ण रूप से माइनॉरिटी के सेकुलरिज्म के नाम पर वो धब्बा है। सेकुलर की बात करने के लिए वो सिर्फ बात करते हैं, उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। अगर ये बात सिवान की जनता अगर नहीं सोचती है, नहीं समझती है, नहीं देखती है, तो सिवान की जनता खुद ब खुद अपना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैफ उर्फ बंटी थे, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रघुनाथपुर से रह चुके हैं, और तीखी सवालों पे बड़ी बेबाकी से अपनी जवाब रख रहे थे। सवाल ये भी था कि चुनाव में आप मैडम हिना साहब के खिलाफ खड़े थे, लेकिन आज जो है कि उनके दरवाजे पे गए, उनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी की बात जहां भी आएगी वहां हम खड़े रहेंगे। अगर मैडम अगर राजद छोड़ देती हैं तो मैडम के साथ हम हैं, और अगर राजद के साथ रहेंगी तो फिर हम उनसे ज़रा दूरी बना के ही रहेंगे। ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ फ़हीम खान, न्यूज़।